श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि हमारी आकाश गंगा का जो केंद्र है वह मूल नक्षत्र में आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आकाश गंगा जो हमारी आकाश गंगा है, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, इस मिल्की वे नाम की जो आकाश गंगा है, इसके केंद्र में एक ब्लैक होल है जिसे वैज्ञानिक लोग सेजिटेरियस ए के नाम से पुकारते हैं। और यह सेजिटेरियस ए धनु राशि में 6:40 पर स्थित है। इसका अर्थ है कि यह मूल नक्षत्र के मध्य में स्थित है। और जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, इस वैदिक ज्योतिष में मूल नक्षत्र में ऐसा माना गया है कि यह विष्णु भगवान की नाभि है। विष्णु भगवान की नाभि एक स्टोरी है पुराणों में, और मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बता रखा है कि जो हमारे पुराणों में स्टोरीज हैं वो मेटाफोर के फॉर्म में, संकेत के रूप में एक किसी न किसी वैज्ञानिक तथ्य को बता रही होती हैं। तो देखिए, यह जो विष्णु जी की नाभि की बात आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि उसका ओर छोर कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार से यह जो हमारी आकाश गंगा है, इसके अंदर जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल के अंदर क्या है तो कोई नहीं जानता। तो इससे यह समझ में आता है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनियों को आज के खगोल के हिसाब से भी काफी ज्ञान था। उन्हें आकाश गंगा का ज्ञान था और उन्हें आकाश गंगा के केंद्र का ज्ञान था, और उन्हें यह भी पता था कि आकाश गंगा के केंद्र में चलते चले जाओगे, वह जो ब्लैक होल है उसमें चलते चले जाओगे, मगर तुम उसका थाह नहीं लगा पाओगे। इतनी बात तो समझ में आती है, यह कोरिलेट होती है बात। साथ ही साथ उन्होंने मूल नक्षत्र का नाम मूल रखा। देखिए, अभी तक इतने नक्षत्र आए, सब नक्षत्रों के पीछे, उनके नाम के पीछे कुछ विशेष विज्ञान था और उसके हिसाब से उनके नाम पढ़ रहे थे। तो यहां पर मूल अभी आया। किसी भी चीज का जब प्रारंभ होता है तो उसके मूल से होता है। तो कृतिका को मूल कह सकते थे, मगर उन्होंने कृतिका को मूल नहीं कहा। कृतिका से प्रारंभ हो रहा है, परंतु मूल नक्षत्र आने पर ही, अर्थात राशि चक्र पर 240 अंश व्यतीत हो जाने के बाद ही जो नक्षत्र आ रहा है उसको वह मूल नक्षत्र कह रहे हैं। यह मूल शब्द यहां पर प्रयुक्त हुआ है, जो कि बताता है कि यह हमारे आकाश गंगा का केंद्र है। इसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही था। उन्हें पता था कि मूल नक्षत्र में ही आकाश गंगा का केंद्र है और इसीलिए उसको वह मूल के रूप में कह रहे हैं। तो आज हम लोग मूल नक्षत्र के बारे में और भी गहरी चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने ज्येष्ठा नक्षत्र पर चर्चा कर रखा है। कृतिका नक्षत्र से लेकर के ज्येष्ठा नक्षत्र तक जो बात हुई है, उसके बाद आज मूल नक्षत्र की बात आएगी। और मैंने आपको बताया था कि अब जो ये नक्षत्र हैं, मूल के आगे, मूल नक्षत्र से आगे भरणी नक्षत्र तक जो भी नक्षत्र चलेंगे, यह व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में ज्यादा होंगे और भौतिक शरीर के संदर्भ में भी बात होगी, परंतु मूल रूप से जो इन नक्षत्रों की शक्ति है, इन नक्षत्रों का जो गुणधर्म है, वह हमारे सूक्ष्म शरीर से, एस्ट्रल वर्ल्ड से ज्यादा संबंधित है। और इसकी जब हम लोग एक एक स्टेप में एंट्री करेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। तो पहले हम लोग मूल नक्षत्र की जो इसेंशियल्स पॉइंट है, मूल नक्षत्र की जो मूलभूत बात है, जो ज्योतिष के अंतर्गत आवश्यक है किसी भी बिगेनियर को जानने के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, मूल नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसको स्त्री पुरुष के भेदों में न तो स्त्री कहा गया और न ही पुरुष कहा गया, अर्थात उसे नपुंसक कहा गया। इसका अर्थ यह है कि मूल नक्षत्र के जो गुणधर्म हैं वह स्त्री और पुरुष दोनों से मेल खाते हैं और उसको स्पष्ट रूप से स्त्री या पुरुष में नहीं बांटा जा सकता। अब इसका उदाहरण बताता हूं। तो देखिए, इस नक्षत्र की जो देवी हैं उनका नाम है निऋति, वो देवी हैं। तो जब इस नक्षत्र के देवी देवता की बात होगी तो हम कहेंगे इसकी देवी निऋति हैं, निऋति। और यह निऋति दिक्पाल हैं। दिक्पाल का अर्थ है कि दिशाओं की स्वामी है। किस दिशा की स्वामी है? तो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य में जो कोण आता है उसे ही नैऋत्य कोण कहते हैं, अर्थात निऋति का कोण कहते हैं। और जब हम इसी निऋति को दिक्पाल के रूप में
नैऋत्य कहते हैं तो हम इसे पुरुष रूप में पहचानते हैं, क्योंकि दिक्पाल तो पुरुष वचन हो गया, इसलिए हम इसको नैऋत्य कोण जब कह रहे हैं तो इसे पुरुष के रूप में देख रहे हैं। और जब हम इसे निऋति देवी, इस नक्षत्र की जो देवी हैं वो निऋति देवी के रूप में देख रहे हैं, तो इन्हें स्त्री रूप में समझ रहे हैं, यानी कि यह नक्षत्र स्त्री और पुरुष दोनों के गुणधर्म को अपने पास लिए हुए है। जब इस नक्षत्र का गण देखा जाता है, मनुष्य, देवता और राक्षस गण के रूप में जब हम देखते हैं, तो इस नक्षत्र का गण आता है राक्षस। राक्षस गण का तात्पर्य यह है कि यह नक्षत्र के लोग बड़े ही उग्र होते हैं और इनको अपने जीवन में दया की भावना रखनी चाहिए। यदि मूल नक्षत्र का व्यक्ति दूसरों पर दया करेगा तो उसका स्वयं का कल्याण होगा। यह बात हमने पिछले कई वीडियो में बोल रखी है, इसलिए इसको व्यर्थ में बात इस पर ज्यादा नहीं करेंगे और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो मूल नक्षत्र के इसेंशियल्स हैं। तो उसके आधार पर मूल नक्षत्र का जो रंग है वह भूरापन लिए हुए, ब्राउनिश येलो जिसको कहते हैं, भूरापन लिए हुए पीले रंग के रूप में देखा जाता है। आप उसे डार्क येलो कह सकते हैं। काल पुरुष के शरीर पर जब हम मूल नक्षत्र को देखते हैं तो इसके विशेष मायने आते हैं। वो पहला कहा जाता है नितंब, तो नितंब का अर्थ हिप से होता है। दूसरा, इसके माध्यम से दोनों पैरों को भी कहा जाता है। आप विशेष रूप से इसके हिप से संबंधित रहिए और साथ ही साथ देखिए, इंद्र देवता बिजली के देवता थे, तो इंद्र देवता ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता थे। तो हमारे शरीर में जो दाहिनी तरफ का न्यूरो सिस्टम चल रहा है, दाहिनी तरफ जो विद्युत प्रवाहित हो रही है शरीर में, जो न्यूरो सिस्टम चल रहा है, उसके देवता आप इंद्र देवता को समझते हुए और ज्येष्ठा नक्षत्र से दाहिनी शरीर में दाहिनी तरफ की जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वह आप ज्येष्ठा नक्षत्र से समझिए। साथ ही साथ शरीर में बाईं तरफ का जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वह आप मूल नक्षत्र से समझिए। अर्थात इस शरीर के अंदर स्थित जो तंत्रिका तंत्र है, जो विशेष रूप से शरीर में बाईं तरफ प्रभावशाली है, वह सब आपको मिलेगी मूल नक्षत्र के अंतर्गत। तो यह पूरे शरीर पर अपना प्रभाव रख रही है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र को आपस में जोड़ करके भी पढ़ा जाता है, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिना अंग और मूल नक्षत्र में बायां अंग के रूप में भी देखा जाता है। और शरीर के अंदर जो विद्युत प्रवाहित हो रही है, अर्थात जो न्यूरो सिस्टम संचालित हो रहा है, उसका ज्ञान हमें मूल नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र से भी होता है। साथ ही साथ मनुष्यों के शरीर में 7 चक्रों की भी अवधारणा कही गई है। तो मूल नक्षत्र से मूलाधार चक्र का भी ज्ञान होता है और मूलाधार चक्र सबसे पहला चक्र आता है जब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की बात करते हैं, जब हम सूक्ष्म शरीर के विज्ञान की बात करते हैं, तो सबसे प्राइमरी क्षेत्र जो आता है वह मूलाधार का आता है। तो इसी से हमारी एक एंट्री हो जाती है सूक्ष्म जगत में। इसलिए मूल नक्षत्र आपको एस्ट्रल वर्ल्ड में एंट्री करवाता है। मूल नक्षत्र का जो तत्व समझा गया है वह वायु समझा गया है और वायु बड़ी बलवान है, तो यह मूल नक्षत्र को बली बना देती है। मूल नक्षत्र बड़ी बलवान है। जब आप इसके नामाक्षर देखेंगे तो ये, यो, भा और भी, प्रथम चरण से ये का अर्थ है य पर ए की मात्रा, द्वितीय चरण से यो अर्थात य पर ओ की मात्रा, और भा, भ पर आ की मात्रा, और भी, भ पर ई की मात्रा। इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण मूल नक्षत्र के क्रमशः आते हैं और जहां पे नामाक्षर ये, यो, भा, भी आता है। तो आप यह याद रखेंगे, मुझे विश्वास है। और हम लोग नामाक्षर पर कभी वीडियो बनाएंगे तो इन नामाक्षरों पे और गहरी चर्चा करेंगे। बीच बीच में ये बताता रहता हूं ताकि मैं खुद के लिए भी याद रखता हूं कि मुझे इन विषयों पर और गहराई से चर्चा आपके समक्ष करनी है। परंतु अभी मूल नक्षत्र पर बात हो रही है तो हम लोग मूल नक्षत्र पर ही बात करेंगे। मूल नक्षत्र को तीक्ष्ण संज्ञक, दारुण संज्ञक कहा गया है, अर्थात
यह बड़ा तीखा है, बड़ा दुख देने वाला है। मूल नक्षत्र बहुत दुख देता है। और मूल नक्षत्र कितना दुख देता है, यदि आपको यह जानना है तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को पढ़ें और तब आपको पता चलेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन में कितना तकलीफ, कितना संघर्ष करना पड़ा, और उसमें विद्वान लोग मूल नक्षत्र की भूमिका बताते हैं। यह नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है। देखिए, अधोमुखी नक्षत्र का अर्थ है कि इसको नीचे देखना आता है। नीचे देखने का अर्थ यह है कि इस नक्षत्र में कई बार जो लोग कार्य करते हैं तो उनका स्खलन हो जाता है, वह गिर जाते हैं, वह नीचे की अवस्था में चले जाते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। और मूलाधार चक्र तो नीचे ही है। इस प्रकार से भी अगर आप देखेंगे तो जो भी आध्यात्मिक अवस्था में उन्नत स्तर तक पहुंचे हुए लोग हैं, वह लोग भी कई बार मूल नक्षत्र में स्खलित होकर के नीचे के लोकों में जा सकते हैं। इस प्रकार से भी इसे समझा जाएगा। यह नक्षत्र सुलोचन नक्षत्र है, यानी कि इस नक्षत्र को दिखता बहुत अच्छा है। इस नक्षत्र को दिखता बहुत अच्छा है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि प्रश्न कुंडली आपने बनाई और किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछा कि उसे अमुक वस्तु मिलेगी अथवा अमुक वस्तु नहीं मिलेगी, तो आपने देखा कि जो भी वस्तु की बात हो रही है उस वस्तु का प्रमुख कारक ग्रह यदि मूल नक्षत्र में बैठा है तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु व्यक्ति को मिल जाएगी। परंतु चूंकि मूल नक्षत्र है तो वह कहता है कि भाई बहुत गहराई से कार्य करना, खूब कठिन परिश्रम करना, तब वह मिलेगी। मूल नक्षत्र की अपनी प्रकृति है। यदि माघ का महीना हो और मूल नक्षत्र पड़ जाए तो फिर ये जान लीजिए कि उस समय कोई शुभ कार्य करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वह शुभ कार्य फलीभूत होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ यदि सोमवार का दिन हो और मूल नक्षत्र पड़ जाए तो इस दिन को यम द्रष्टा कहते हैं, यानी कि यम की दाढ़ी कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसे समय पे भी, ऐसे दिन में भी यदि आप कोई कार्य करेंगे तो उसके भी सफल होने की संभावना कम हो जाती है और असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सभी कहीं न कहीं सुने ही होंगे गंड मूल की बात, तो हम लोगों ने कुछ ज्येष्ठा नक्षत्र में भी गंड की बात की थी। अब उसके आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अमुक अमुक समय पर मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा, तो जिस समय पर मूल नक्षत्र प्रारंभ होता है वहां से लेकर के 2 घटी, विशेष रूप से 2 घटी का अर्थ है करीब 48 मिनट तक आप किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। उस समय यदि कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो प्रयास करें कि उसको थोड़ा विलंब से करें। शुरू के 48 मिनट मूल नक्षत्र के बड़े अच्छे नहीं है। यह नक्षत्रों की संधि है। यह भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत के बीच के संधि का क्षेत्र है और इस संधि के क्षेत्र में किसको क्या मिल जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए संधि के इस काल खंड में हमें प्रयास करना चाहिए कि नए कार्य को न करें। यह संधि जो है जोडियक पर, राशि चक्र पर एक बहुत बड़े स्टेज चेंज होने का संकेत करती है। और जब एक ट्रांजिशन का फेज किसी भी जगह पे आता है तो वहां पर आपके भाग में क्या मिलेगा यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए ऐसा संकेत किया गया है और इन मुहूर्तों का बड़ा महत्व है। आप इन मुहूर्तों को समझेंगे तो आपके जीवन में कल्याण होगा। ऐसा बताया गया है कि यदि मूल नक्षत्र का प्रथम चरण में व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म हो तो उसके पिता को कष्ट मिलता है। द्वितीय चरण में जन्म हो जाए तो माता को कष्ट मिलता है। तृतीय चरण में जन्म हो जाए तो घर में धन की हानि होगी। परंतु मूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण बहुत अच्छा बताया गया है, उसे धन का लाभ बताया गया है। मूल नक्षत्र के बारे में एक बात और बताई गई है कि यदि मूल नक्षत्र चैत्र के महीने में, श्रावण के महीने में, कार्तिक मास में और पौष मास में लग जाए, यह 4 महीने याद रखिएगा, चैत, श्रावण, कार्तिक और पौष, इन माह में लग जाए तो फिर मूल नक्षत्र बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाता है। इस कालखंड में मूल नक्षत्र भूमि पर होता है। बाकी के 8 महीनों में 4 महीने में पाताल लोक में, 4 महीने में स्वर्ग लोक में होता है, तो वहां पर मूल नक्षत्र का प्रभाव मध्यम समझा जाता है। तो
क्या होता है कि कई बार लोग मूल मानते हैं, कई बार लोग मूल नहीं मानते हैं। तो जो व्यक्ति मूल नहीं मानता है और पता चला कि उस समय मूल नक्षत्र पाताल लोक में या स्वर्ग लोक में थी, तो उसने ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखाया, तो वो लोग आकर के ज्ञानी बनते हैं कि देखो हमने तो मूल में कार्य किया था और हमारा तो काम बहुत अच्छा चला, और ये इलेक्शन, ये मुहूर्त का कोई अर्थ नहीं है। मगर उनको पता नहीं है कि जब मूल का प्रभाव भूलोक पे ज्यादा होता है, उस समय मूल ज्यादा प्रभाव दिखाती है। यदि उस कालखंड में हो गया तब तो यह जो ज्योतिष है सिर्फ एक फैक्टर पर काम नहीं करती, इसके अनेकों ढेरों फैक्टर हैं, न जाने किसको कौन सा फैक्टर मिल जाए। परंतु यह याद रखिए कि ज्योतिष विद्या में यदि कोई बात बताई गई है तो वह समय रूपी परमात्मा का स्वरूप को देख करके, समझ करके बताई गई है। जैसे कि पाताल लोक में जब मूल कहा जाता है तब जब वैशाख का महीना हो, ज्येष्ठ का महीना हो, मार्गशीर्ष माह हो और फाल्गुन माह हो, तो वह मध्यम कष्टकारी होता है। साथ ही साथ यदि आषाढ़, आश्विन, भाद्रपद और माघ यह 4 मास चल रहे हैं तो उस समय यह मूल नक्षत्र का प्रभाव स्वर्ग लोक में विशेष रूप से समझा जाता है और भूलोक पे इसका असर मध्यम हो जाता है। तो यह विद्वानों की एक प्रणाली है, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक। ऐसे कई मुहूर्तों में ऐसा आ जाता है। भद्रा में भी इस प्रकार का विचार होता है, परंतु यह कालखंड अपना प्रभाव दिखाते हैं, इस पर हमें विशेष ख्याल करना चाहिए। क्योंकि हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो समय रूपी परमात्मा के स्वरूप को समझकर उसके हिसाब से ही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस नक्षत्र की वनस्पति राल कही गई है, कई जगहों पे सर्ज के रूप में कहते हैं। ऐसा कहा गया कि राल और सर्ज एक ही है। तो राल एक प्रकार की ऐसी वनस्पति है जो कि अग्नि को बड़ी तीव्र गति से बढ़ा देती है। और यह जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, इसका गुण जो है वो तामसिक कहा गया। तामसिक का अर्थ क्या है? तो देखिए, तामसिक का अर्थ यहां पर अंधेरे से लीजिएगा। अंधेरा, हमारी मिल्की वे का जो केंद्र है, जो ब्लैक होल है, वह तो सभी प्रकार के प्रकाश को अपने में खींच लेता है। इस प्रकार से यह याद रखिए कि यह मूल नक्षत्र तामसिक गुण से संपन्न है। यह तमस, यह अंधकार को भी दर्शा रही है। मूल नक्षत्र का जो कारकत्व है वह कृषि के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, युद्ध के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, लेखन के क्षेत्र में है, फल फूल के व्यवसाय में भी है और बीज का व्यवसाय में भी है। साथ ही साथ पेट्रोलियम, वह चीजें जो जमीन के नीचे से निकलती हैं, उसका भी कारकत्व जो है मूल नक्षत्र से संबंधित होता है। कारकत्व की बात हो रही है तो एक बात और आपको बताना चाहता हूं जो मेरे अनुभव में आई है। ये मेरा अनुभव है, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है कि जब भी आकाश में थोड़े बादल होते हैं और यदि मूल नक्षत्र लग जाए, यानी चंद्रमा मूल नक्षत्र से गुजर रहा हो, तो कई बार बहुत अच्छी बारिश करा देता है। मतलब आपको उन बादलों को देख करके बारिश होने का अनुमान नहीं लग रहा है, परंतु चूंकि यदि बादल एकत्रित हो गए हैं तो बारिश करा देते हैं, और इतना बारिश करा देते हैं कि वह वर्षा का जल वनस्पतियों के मूल तक पहुंच जाए। ऐसा मेरे अनुभव में आया है। यदि आपका कोई अनुभव है वर्षा से संबंधित जिसमें कि आपको मूल नक्षत्र का योगदान दिखता है, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मूल नक्षत्र के लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह हिंसक भाव के होते हैं, परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, योद्धा होते हैं, निर्धन होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, बड़े गहरे गहरे रिसर्च करते हैं और गहन अध्ययन करने वाले होते हैं, कलह प्रिय भी होते हैं। मतलब लोगों की सुनते नहीं हैं, उनका जो अपना थॉट प्रोसेस है उसी में रहते हैं, इसीलिए उनको कलह प्रिय कहा गया कि जो उनके बुद्धि में बात आ गई वो उसी को करेंगे। सामान्यतः मूल नक्षत्र के लोग वृक्ष से उत्पन्न होने वाले, मूल से उत्पन्न होने वाले, जड़ों से उत्पन्न होने वाले चीजों के व्यापार में अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। वह चीजें जो कि जमीन के नीचे से उत्पन्न हो रही हैं उसके भी व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। मूल नक्षत्र जो है वह व्यक्ति के अंदर जो झूठा दिखावा होता है ना, उसका नाश कर देता है। जब मूल नक्षत्र की दशा चलती है, अर्थात जब केतु की दशा चलती है, अब केतु की 3 दशाएं हैं, तो फिर मूल नक्षत्र की कौन सी दशा होगी? तो यह जान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा आप पाते हैं कन्या राशि का, तुला राशि का, वृश्चिक राशि का,
यदि इन 3 राशियों में और धनु राशि का, यदि इन 4 राशियों में आपका चंद्रमा है तो और आपके ऊपर केतु की महादशा आ गई है तो इसकी काफी अच्छी संभावना है कि आपके ऊपर यह जो केतु की दशा आई है यह मूल नक्षत्र की है। कौन कौन से राशियों में चंद्रमा होगा? तो कन्या से, तुला से, वृश्चिक से और धनु से। इसके पहले सिंह राशि में मघा नक्षत्र आती है, परंतु हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इन राशियों में यानी कि 6, 7, 8, 9, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक और 9 धनु, इन राशियों में यदि चंद्रमा है तो आपकी बहुत अच्छी संभावना है कि जो आप केतु की दशा देख रहे हैं यह मूल नक्षत्र से प्रभावित हो गई। तो मूल नक्षत्र के बारे में काशी क्षेत्र में तो ऐसा कहते हैं कि केत छुड़ाए खेत। क्या कहते हैं? केत। केतु को कहते हैं केत। केत छुड़ाए खेत। खेत मतलब जो लोगों की खेती बाड़ी का क्षेत्र है उसको खेत कहते हैं, तो जिसमें लोग खेती करते हैं। तो मतलब केतु की दशा को लोग इतना बुरा समझते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसी कहावत है कि जब केतु की महादशा आती है तो लोगों के खेती बाड़ी तक बिक जाती है। यह क्यों बिकती है? तो यह इसलिए बिकती है क्योंकि जो मूल नक्षत्र है वह व्यक्ति को वास्तविक जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती है। अब व्यक्ति दिखावे का कार्य नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति दिखावे का कार्य करेगा तो फिर वह गर्त में चला जाएगा। इस नक्षत्र की देवी निरति है। निरति को अलक्ष्मी भी कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं ठीक उसी प्रकार से इन देवियों के 2 रूप को आप समझिए। एक है माता लक्ष्मी और दूसरी उन्हीं की बहन कही गई माता अलक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो जीवन के लक्ष्य को प्रदान करती हैं और सौभाग्य देती हैं। तो माता अलक्ष्मी कौन है? तो माता अलक्ष्मी वह देवी हैं जो कि जीवों के किए गए पाप कर्म का फल उनको प्रदान करती हैं। अब आप निरति को समझिए। निरति लक्ष्मी को एक ही रूप में समझा गया है। तो देखिए पहले रीति को समझिए फिर निहृति को समझिए। निहृति विलोम हो गया। तो रीति का अर्थ है, हमने आपको बताया कि यह एक आकाश गंगा में सभी तारे भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा सूर्य भी भ्रमण कर रहा है। और यह जो हमारा सूर्य भ्रमण कर रहा है तो इस आकाश गंगा में मिलियन ईयर्स लगा देता है घूमने में। तो यह जो सूर्य घूम रहा है वह एक केंद्र के कारण घूम रहा है। ब्लैक होल सेंटर में है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने सेजिटेरियस ए रखा है। तो वह जो सेजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल है वह सभी प्रकार के प्रकाश को भी पी जाता है, वह ब्लैक है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से समझें तो उस ब्लैक होल के चारों तरफ सभी सितारे, सभी तारे, सभी स्टार्स एक रिदम में चलायमान हैं और वह चल रहे हैं। तो यही रीति है। जो सभी तारे चल रहे हैं वह एक रिदम में चल रहे हैं, एक सुर में, एक लय में, एक ताल में चल रहे हैं। यही रीति है। और इस रीति का जो विलोम है यानी कि निहृति, अर्थात इस रीति को, इस चलायमान रीति को जो भंग कर दे वह निरति है, यानी कि वह ब्लैक होल है। वह ब्लैक होल सभी तारों के चलायमान अवस्था को अपने में खींच करके उनको शांत कर देने की शक्ति रखता है और वह उस दिशा में कार्य करता है। तो रीति और निरति इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएं, मूलाधार चक्र नीचे है और सहस्रार चक्र ऊपर है। और जब हम वास्तु पुरुष की स्थापना करते हैं तो हम अपने इष्ट देवता को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, यानी कि उत्तर पूरब के कोने पर, और उससे ठीक विपरीत कोण पर नैऋत्य कोण आता है। तो हम सब जब ध्यान करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर होता है, या यूं कह लीजिए कि इस
बिंदु, इस बिंदु से अंदर जो पिनियल ग्लैंड है वह हमारा सभी समस्त जगत की शक्ति का स्रोत है, और उस स्रोत को हम नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। तो जरा वास्तु पुरुष के लिए यह भाग जब आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो वहां पर आपको आपके इष्ट देवता का दर्शन होगा, ऐसी धारणा है। और उसके ठीक अपोजिट में नैऋत्य कोण है जहां पे निऋति देवी है, और निहृति देवी क्या करती हैं, तो वह जीवों के किए गए पाप कर्म का उनको फल प्रदान करती हैं। और माता लक्ष्मी क्या करती हैं, तो वह जीवों के द्वारा किए गए पुण्य कर्म का फल प्रदान करती हैं। स्वर्ग और नरक इस लोक में किस प्रकार से स्थित है, इसके लिए आप वास्तुशास्त्र का दर्शन करें, वास्तुशास्त्र को पढ़ें। जब मैं वास्तुशास्त्र पर बात करूंगा तब मैं आपको और भी गहरी जानकारी दूंगा, पर आज मैंने मूल नक्षत्र पे जो बातें आपको बताई हैं इस पे मैं आशा करता हूं कि आप निऋति देवी को अच्छे से समझ चुके होंगे और मूल नक्षत्र को भी समझ रहे होंगे। जब आप विभिन्न ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको मूल नक्षत्र के देवी देवताओं में 3 देवता कहे गए हैं। एक है निऋति, जिनको कि हमने आपको एक्सप्लेन किया, उन्हीं को माता अलक्ष्मी के रूप में भी कहा गया है। दूसरे आते हैं पितृ और तीसरे आते हैं ब्रह्म। कुछ स्थानों पे प्रजापति कहा गया है, पर मैं प्रजापति जो है वो ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं, जो कि रचनाकार हैं। हम यहाँ पर जो मैं इसका अर्थ समझता हूं ब्रह्म का, वह ब्रह्मा अर्थात प्रजापति से अर्थ नहीं समझ रहा हूं, मैं इसका अर्थ ब्रह्म से समझ रहा हूं, जो कि अद्वैत के विद्यार्थियों का ब्रह्म है। तो देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए जीव जो है 3 गुणों से युक्त होता है, सत, रज और तम। तो जो जीव तमस से घिरा हुआ है, जो जीव तमस से घिरा हुआ है, तामसिक कार्य में लिप्त है, उसके लिए माता निरति उसके कर्मों का भोग उसको प्रदान करेंगी, उसका दंड उसको प्रदान करेंगी और उसे नैऋत्य कोण में लेके जाएंगी, और वह अपने किए गए पाप कर्म का भोग दंड के रूप में प्राप्त करेगा। दूसरे इस नक्षत्र के देवता के रूप में पितृ कहे गए हैं, पितृ देवता हैं हमारे। तो यह ऐसा मेरी समझ है कि जो लोग राजसिक होते हैं, रजस से भरे हुए होते हैं, सभी पितृ अपने घर में रजस से भरे हुए पुत्रों को पाना चाहते हैं। यह रजस से भरे हुए पुत्र, रजस से भरे हुए संतान आने वाली कई पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर देती है, धन धान और संपदा का रचना करती है, निर्माण करती है। तो राजसिक गुणों से भरे हुए जो लोग होते हैं वह जब बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो वह पितृलोक को जाते हैं और उनसे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए मूल नक्षत्र के जो दूसरे देवता आते हैं वह पितृ आते हैं, और पितृ भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, वह हमारा मूल है। जैसे मूल को आप ऐसे समझिए कि आपसे लोग पूछते हैं भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बताते हैं भाई मैं तो यहाँ का रहने वाला हूं। तो जहां के आप रहने वाले हैं वह आपका मूल स्थान हो गया, और आपके जो पूर्वज हो गए वह मूल रूप से आपके पूर्वज हो गए। तो आपका जो उद्गम है, आपका जो सोर्स है वह भी मूल है। इसलिए मूल नक्षत्र के देवता पितृ हैं। हम अपने पूर्वजों की संतान हैं, सभी लोग हम अपने पूर्वजों की संतान हैं। तीसरा आता है ब्रह्म। जो मैं ब्रह्म का रूप देख रहा हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मूल नक्षत्र जो है, यह जो मूल नक्षत्र है वह लोगों की सांसारिकता का, भौतिकता का त्याग करके लोगों को सन्यासी बनाने का गुणधर्म रखता है। और यह जो गुणधर्म उसका है सन्यासी बना देने का, तो जब व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा तो वह ब्रह्म की ही तो प्राप्ति करेगा, वह तो ब्रह्म की ही दिशा में जाएगा। इसलिए मेरी बुद्धि जो मुझे कहती है मैं उसे ब्रह्म की चेतना के रूप में समझता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि वह ब्रह्म ज्ञान दिलाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मूल नक्षत्र ऐसा भी कार्य करती है और लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिलाती है। तभी तो वह गहरे रिसर्च करते हैं, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी को ब्रह्म ज्ञान ही तो था, वह ब्रह्म ज्ञानी थे। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। तो एक नक्षत्र, ये नक्षत्र बड़ा उत्तम नक्षत्र है, यहाँ पे 3 देवता आते हैं।
तो हमें समझना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा देवता लगेंगे, किसके लिए हमें किस देवता के बारे में विचार करना है। यदि व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति से घिरा हुआ आ रहा है तो उसके लिए देवी निरति आएंगी, और यदि व्यक्ति राजसिक गुणों से संपन्न है तो उसके लिए पितृ आएंगे, और यदि व्यक्ति सात्विक गुणों से संपन्न है, हो सकता है उसका धन न हो सकता है उसका धन की बहुत कमी हो, परंतु वह अपनी सात्विकता का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है तो वह सात्विक है। और यदि वह सात्विक है तो फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक आता है वह आता है शेर की पूंछ। अब शेर की पूंछ लोगों ने बताई है, काफी पुस्तकों में आता है। तो शेर की पूंछ का जो तात्पर्य है वह यह है, दो तरीके से है कि भाई इस नक्षत्र के लोग बड़े उग्र होते हैं, बड़े हिंसक होते हैं, ऐसा समझा गया है। परंतु जरा इस पूंछ पर विचार करें तो यह पूंछ जो है हमारी मेरुदंड का आधार होता है, तो यह मूलाधार चक्र की भी तो बात हो गई। तीसरा, यह हमारे मस्तिष्क का भी आधार हमारा मेरुदंड होता है, अर्थात डीप थॉट है यहाँ पर, और डीप ब्रेन की भी बात हो रही है, डीप ब्रेन की भी बात हो रही है इस पूंछ के माध्यम से। इसके साथ साथ इस नक्षत्र का जो एक और प्रतीक आता है वह जड़ आता है। तो किसी भी वनस्पति का जड़ आप जानते हैं कि जड़ों से ही कोई वनस्पति उगती है, और हर प्रकार का वनस्पति को शक्ति जो मिलती है वो जड़ों से ही मिलती है, और जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं। तो यह नक्षत्र जड़ के भी संकेत से भरा हुआ है, अर्थात व्यक्ति को बहुत गहरे में जाकर के कार्य करना पड़ता है, तब वह अपने लिए जीवनदायी शक्ति को प्राप्त करता है। कुछ स्थानों पर गज अंकुश की बात कही गई है, अर्थात हाथी को नियंत्रित करने के लिए जो महावत औजार का प्रयोग करता है उसे गज अंकुश कहते हैं। उस गज अंकुश का भी संदर्भ इस मूल नक्षत्र से समझा गया है, अर्थात यह संकेत करती है कि यह नक्षत्र जो है बड़ी बलशाली है, बड़ी बलवान है, और इस नक्षत्र के लोग बड़े हिम्मती, बड़े मेधावी और कठिन से कठिन चीज पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने वाले होते हैं। इस नक्षत्र के लोग बहुत ही कठिन, बहुत ही बृहद, बहुत ही विशाल वस्तु पर भी नियंत्रण पाल सकने की क्षमता रखते हैं। इस नक्षत्र के माध्यम से केतु की 7 वर्ष की दशा आती है विंशोत्तरी दशा प्रणाली में, और मैं आपको बताऊं कि इस नक्षत्र का जो आपने इतना ज्ञान किया तो इसका कुंडली में कैसे प्रयोग करें, जो कि मैंने अपने सभी नक्षत्रों में आपको बता रखा है कि भाई इस नक्षत्र का, किसी भी नक्षत्र का कुंडली में कैसे प्रयोग करें। तो 2 तरीके से प्रयोग होगा। एक तो ये है कि जब भी केतु की दशा लगेगी मूल नक्षत्र के प्रभाव में, तो आप देखिए कि केतु जहां पर है, जिस भी भाव में बैठा है, जिस भी भाव के स्वामियों के साथ संबंध है, वहां पर व्यक्ति को विशेष समस्या आ रही है। दूसरा, मान लीजिए कि किसी दूसरे भाव का अधिपति के मूल नक्षत्र में आके बैठा है और उसकी दशा लग गई, तो भी व्यक्ति को जीवन में वहां पे संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही गहराई में जाना पड़ता है, और गहराई में जाने के बाद ही सफलता मिलता है। उसे बिल्कुल जड़ों में जाना पड़ेगा, तभी वह सफलता को अर्जित करेगा। हाँ, जो जड़ों में चला जाएगा वह जीवनदायी शक्ति को प्राप्त कर लेगा, ऐसा भी यह नक्षत्र वरदान देता है। तो इस प्रकार से आज हमने मूल नक्षत्र पर बात किया। मैं आगे और भी गहरे विचार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया यह मूल नक्षत्र का ज्ञान आपको बड़ा ही ज्ञानवर्धक लगा होगा, और आपके यदि कोई अपने प्रश्न है तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।